डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ का थर्ड पार्ट। और इस थर्ड पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के आधार पर कंपनी के प्रकार। देखिए बच्चों, इसमें मैक्रो लेवल पर हम 3 प्रकार कर सकते हैं नियंत्रण के आधार पर। पहला होल्डिंग कंपनी, दूसरा है सब्सिडियरी कंपनी, तीसरा है एसोसिएट कंपनी, और एसोसिएट कंपनी का एक भाग और है, वो है जॉइंट वेंचर कंपनी। कभी कभी जॉइंट वेंचर कंपनी को अलग से भी पढ़ा जाता है, लेकिन होता वो एसोसिएट कंपनी का ही एक प्रकार है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है जो हैं वो सापेक्ष रूप में है। अगर सब्सिडरी कंपनी की हम बात करें तो होल्डिंग कंपनी के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जब हम होल्डिंग कंपनी की बात करें तो सब्सिडरी कंपनी के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये दोनों सापेक्ष हैं। अब चूँकि ये सापेक्ष हैं तो इनको साथ में ही पढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी पे पूरा कंट्रोल करती है। वो कंपनी अलग टाइप की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए होल्डिंग कंपनी कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, और जो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है, तो उस केस में जो सब्सिडरी कंपनी है उसको भी पब्लिक कंपनी के रूप में देखा जाएगा। इस टॉपिक को हम और आगे कवर करेंगे। लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करती है, आइए उसकी जानकारी करते हैं। देखिए बच्चों, जो होल्डिंग कंपनी है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन से, यानी कि उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सब्सिडरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और उसका जो शेयर कैपिटल है, सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसका कम से कम आधा हिस्सा होल्डिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहिए। उसके जो भी डिसीजन मेकिंग है वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इस रूप में हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ अ कंपनी हैज़ कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी, द कंट्रोलिंग कंपनी इज़ कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी, जो कंट्रोल कर रही है, एंड द कंट्रोल्ड कंपनी इज सेड टू बी द सब्सिडरी, जो कंट्रोल हो रही है उसको कहेंगे हम सब्सिडरी कंपनी। दस द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी आर रिलेटिव, सापेक्ष हैं दोनों। जो कंसेप्ट हैं वो सापेक्ष हैं। इसमें बस सापेक्षता में 2 बातों का ही ध्यान रखना है। पहला कि जो कंट्रोल है, जो कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो कंट्रोल होना, उनको कंट्रोल करना है सब्सिडरी कंपनी को, और जो शेयर कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी का उसका कम से कम आधा हिस्सा कंट्रोल होना चाहिए होल्डिंग कंपनी से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दोनों कंपनीज़ हैं वो रिलेटिव रेफरेंस में हैं। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर देखिए, जो शेयर कैपिटल का मीनिंग है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जितनी की चुका दी गई है शेयर होल्डर से, जो अभी तक हमने ले ली है, और दूसरा हिस्सा यदि वो है तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है कि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो होल्डिंग जो कंपनी है वो कंट्रोल कर रही है उसके जो सब्सिडरी कंपनी है उसके शेयर कैपिटल को। तो ऐसा कहा जा सकता है कि होल्डिंग कैपिटल either at its own or together with its subsidiaries. It should be noted that if a company controls more than one half of the total share capital of another company, either at its own or together with one or more its subsidiary companies, it shall be deemed to be a holding company. अगर एक जो कंपनी है वो एक या एक कंपनी से अधिक कंपनीज की आधी से ज़्यादा शेयर कैपिटल को मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो उस कंपनी को कहा जाएगा होल्डिंग कंपनी।
तो ये मैक्रो लेवल पर ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं while studying holding company and about subsidiary company. Now the next is associate company. Associate company क्या है? देखिए बच्चों, associate company में क्या होता है कि जो कंपनी है वो ऑफिशियली और अनऑफिशियली कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी का दूसरे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। इसका मैं आपको बहुत सरल सा एग्जांपल देता हूँ। मैकडोनल्ड के नाम से आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। भारत में मैकडोनल्ड की जो लाइसेंसिंग है वो ले रखी है कनॉट प्लाज़ा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने। यानी कि मैकडोनल्ड जो कंपनी है उसके जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज़ हों, चाहे बर्गर हों, चाहे वो कोई भी ठंडे पेय पदार्थ हों, उनको भारत में बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने और रेस्टोरेंट चेन का जो जिम्मा है वो कनॉट प्लेस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि लाइसेंस ले रखा है कनॉट प्लेस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने मैकडोनल्ड से, और मैकडोनल्ड का एक इन्फ्लुएंस है इस कंपनी के ऊपर। वो ये हमेशा चेक करते रहते हैं कि क्या हमारे जो फूड डिलीवरी हो रही है या जो फूड बन रहा है उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड सही तो है क्या। तो उनका एक इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। तो इस केस में एसोसिएट कंपनी हम शब्द काम में लेंगे, और यहाँ पे चूँकि उन्होंने लाइसेंस भी ले रखा है, इसका मतलब ये है कि कनॉट प्लेस फूड प्लाज़ा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने मैकडोनल्ड्स को एक सुविधा भी दे रखी है कि उनको अपने रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बिहाफ पर, उनके नाम पर वो इंडिया में उनकी जो रेस्टोरेंट चेन है उसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर है कि हम आपको हमारा ब्रांड नेम दे रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको वो प्रोडक्ट बनाने, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने, रेस्टोरेंट चलाने, और आप हमारे पूरक हो, हम आपके पूरक हैं। तो लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए और फूड की कैटेगरीज़ के लिए मैकडोनल्ड्स का इन लोगों के ऊपर में एक इन्फ्लुएंस है। तो इस चीज़ को कहा जाएगा एसोसिएट कंपनी। और इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंस है, ये जो पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप है, इसको हम नाम दे देंगे जॉइंट वेंचर कंपनी। बस हमको ध्यान ये रखना है कि जो इन्फ्लुएंस है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। जो इन्फ्लुएंस है वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज एंड एसोसिएट कंपनीज। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर जो कंपनीज़ हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक गवर्नमेंट कंपनी, दूसरी है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज़ हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% शेयर पर अधिकार होता है, या दोनों में से कोई एक। तो इस केस में जो एक कंडीशन और बन रही है कि उसमें पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। तो कुल मिला के जो है वो 51% शेयर की जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के तीनों रूप हो सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर वो दोनों का मिला जुला स्वरूप हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो ओनरशिप है वो कहलाती है गवर्नमेंट ओनरशिप। नॉन गवर्नमेंट जो कंपनीज़ हैं बहुत सिंपल है कि जिनमें गवर्नमेंट का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो 51% तक नहीं है। गवर्नमेंट का पार्ट 51% से कम होते ही वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, और वो किसी एंटरप्रेन्योर की हो सकती है, किसी बिजनेस हाउस की हो सकती है, कोई कॉरपोरेट की हो सकती है, कोई सब्सिडरी हो सकती है, किसी भी तरह की कंपनी वो हो सकती है, लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी।
तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, वो जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो ओनरशिप के आधार पर हमने कंपनीज़ के दो टाइप पढ़े, वन इज़ गवर्नमेंट कंपनी, अनदर इज़ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, और अदर कंपनीज जो बच गई हैं उनको हमने अदर कैटेगरीज में डाल दिया, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।